अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। महाराष्ट्र में इतवार के रोज़ बड़ा सियासी ड्रामा चलता रहा। एनसीपी के अजीत पवार ने दोपहर 2:30 बजे शिवसेना के एकनाथ शिंदे की हुकूमत में नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया। हलफ के फौरी बाद ट्विटर प्रोफाइल बदला और लिखा, डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र अजीत पवार, 8 एमएलए छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अन्नाम, सुनील वलसाड, अदिति तटकरे और हसन मुशर्रफ के साथ दोपहर करीब 2 बजे राजभवन पहुंचे। 3 बजते बजते सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सभी को वजारत का हलफ दिलाया गया। अजीत पवार 5वीं बार महाराष्ट्र के नायब वजीर आला का हलफ ले चुके हैं। 1999 से 2014 के दौरान महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी अलायंस की हुकूमत में वो 2 बार नायब वजीर आला रहे। नवंबर 2019 में अजीत पवार बगावत करके देवेंद्र फडणवीस के साथ हुकूमत बनाए और नायब वज़ीर आला बने। 2 दिन बाद हुकूमत गिर गई। इसके 2 दिन बाद उद्धव ठाकरे की हुकूमत बनी, जिसमें वो फिर से नायब वज़ीर आला बनाए गए। अब 5वीं बार शिंदे की हुकूमत में वो डिप्टी सीएम बने हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अजीत समेत बाकी एमएलए शरद पवार के पटना में अपोजिशन की मीटिंग में डायस शेयर करने और राहुल गांधी के साथ ताउन करने की एक तरफा फैसले से नाराज से महाराष्ट्र में अगले साल अक्टूबर में असेंबली इंतखाबात होने हैं। इससे 6 महीने पहले आम इंतखाबात होंगे। अजीत के शामिल होने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम असेंबली और लोकसभा में पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी सदर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हमारी हुकूमत को 40 एनसीपी एमएलए की तायद है। ऐसे में अब महाराष्ट्र में अपोजिशन लीडर का ओहदा कांग्रेस को मिल सकता है। अपोजिशन में सबसे ज्यादा 44 सीटें कांग्रेस के पास हैं। अजित पवार गांभीर्यपूर्वक पुनर्कथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखी। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा जी को अपने देश के लोगों ने थोड़ा सा उनको हरा दिया था, वो खुद भी हार गई थी। लेकिन उसके बाद वापिस जो लोग इकट्ठा हुए अलग अलग पार्टियों के, जिसको हम खिचड़ी बोलते हैं, वैसा हुआ। वो गवर्नमेंट ज्यादा चला नहीं। 2.5 साल के अंदर ही चुनाव हुए। वापिस इंदिरा जी का नेतृत्व में उनका करिश्मा था, उनके नेतृत्व में ही सरकार आई। उसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार आई और ये सब होने के बाद बहुत सालों के बाद मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 91 में, ये भी 91 में हम साथ साथ तब एक कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते हम वहाँ चुनाव जीत के गए थे। तब देखा था बहुत सालों से 1980 इमरजेंसी। यकसान सिविल कोड के हवाले से मुल्क में सियासी पारा चढ़ गया है। इम्कान है कि मरकजी हुकूमत मानसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर सकती है। इस पर मुख्तलिफ जमातों की जानिब से रद्दमल सामने आ रहा है। अब बीएसपी सरबराह मायावती ने भी
लखनऊ में एक बयान जारी किया और इस पर पार्टी का रुख पेश किया। बीएसपी सरबराह ने कहा कि हमारी पार्टी यूसीसी की मुखालिफत नहीं करती, लेकिन उसे जबरदस्ती मुसल्लत करने की शक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के आइन में दर्ज नहीं है। इसके लिए बेदारी और इत्तेफाक राय को बरतर समझा गया है। इस पर दरामद न करना इस वक्त मफाद की जो सियासत की जा रही है, यह मुल्क के हक में नहीं है। आइन की दफा 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इत्तेफाक राय कायम करने का तो जिक्र किया गया, लेकिन इसे मुसल्लत करने का जिक्र नहीं है। कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजें हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है, तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूत ही होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। ये बात भी कई हद तक सही है, जिससे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है, जिस पर अमल न करके अब इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है, जो इस समय की जा रही है। क्योंकि संविधान की धारा 44 में तो समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं। इसलिए इन सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही तब फिर बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बातचीत के लिए कांग्रेस ने भी सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पर पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजिक ग्रुप की मीटिंग बुलाई थी। पार्टी तर्जुमान जयराम रमेश ने कहा कि 15 जून को ही हमने कह दिया था कि सभी स्टेक होल्डर्स की सहमति से यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क में लागू किया जाना चाहिए, इसे जबरदस्ती नाफिज नहीं किया जा सकता। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान गैर कानूनी मंदिर और मजार को हटाने की कार्रवाई अंजाम दी गई। इसके लिए बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले मजार पर बुलडोजर चलाया गया, जिसे 3 दहाइयों से ज्यादा पुराना बताया जाता है। इसके बाद मंदिर को मुनहदिम करने का अमल शुरू किया गया। जिस जगह से गैर कानूनी तामीर हटाई जा रही थी उसे वजीराबाद रोड भी कहा जाता है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से की गई इस कार्रवाई के दौरान न सिर्फ दिल्ली पुलिस के एहलकार तैनात थे, बल्कि मरकजी फोर्सेज भी मौजूद थी। आज सवेरे का हमारा प्रोग्राम था कि मैं तो लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर रहा हूँ, प्रोग्राम तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करता है। और ये भजनपुरा चौक पे हम लोग खड़े
यहाँ पे एक हनुमान मंदिर था और सड़क की दूसरी तरफ एक मजार था। जो हमारी रिलीजियस कमेटी है दिल्ली की, वहाँ पे डिसीजन लिया गया था कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हटाएंगे, बिकॉज सड़क चौड़ा होना है, सहारनपुर हाईवे बनना है। और इसको प्लान किया था कुछ दिन पहले हम लोगों ने, और यहाँ के जो लोकल रिस्पेक्टेबल्स थे, जो लोकल लीडर्स थे, उन लोगों ने अप्रोच किया था एडमिनिस्ट्रेशन को, दे आज को सम टाइम, तो थोड़ा टाइम मिल जाए और हम लोग थोड़ा सा आपस में तैयारी कर लें। तो आज हम लोग ने इनके साथ, सबके साथ बात करके डायलॉग, प्रॉपर डायलॉग के साथ, प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ आज स्ट्रक्चर रिमूव किए हैं दोनों यहाँ से। और जैसा आप देख रहे हैं, सभी लोग का सहयोग है, आप लोग का भी सहयोग है, और यहाँ के जो भक्त लोग थे वो लोग भी सवेरे आए, बल्कि इन लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना की शुरू करने से पहले, और सब लोग के सहयोग से हुआ है, बहुत पीसफुली होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल और आधे घंटे का काम सर जो यहाँ पे मंदिर के आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि मंदिर का जो एरिया पूरा सड़क के बिल्कुल बाहर आता था, ये रोड पर नहीं आता, लेकिन मजार आती थी, लेकिन बराबर करने के पुलिस की ओर से पुलिस का इसमें कोई पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है, पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है। मैं यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कितनी अतिरिक्त देखिए, फोर्स अभी है मेरे पास सफिशिएंट है, एडिक्वेट फोर्स मैंने रखा था, एग्जैक्ट नंबर में मैं नहीं जाऊँगा। और आसपास के जिलों से भी मेरे को बहुत सहायता मिली है, मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ, खासकर आप लोगों का, कि आप लोगों ने भी बहुत सहयोग इसमें बताओ और हम लोग का साथ है। सर आखिरी सवाल के 2020 में सेकंड जगह है, तो ऐसे में आगे किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कैसे आप लोग इसको प्रोसेस बनाएंगे? नहीं, क्योंकि सबकी सहमति से हो रहा है, तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। सभी लोग इसमें मिलजुल के काम कर रहे हैं। बट जो मंदिर जो रिमूव किया, पुजारी ने मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के कंभी कस्बे में इतवार को मुसल्ला अफराद की फायरिंग में 3 अफराद हलाक हो गए। गवर्नर अनुसुईया उइके ने आज एक बयान जारी करके किसानों पर हमले की मजम्मत की। जराये ने बताया कि शनिचर की निशब से लिंगोबी, चिंदुल, पोकपी और सुकोम इलाकों में करीबी पहाड़ियों से शदीद फायरिंग की जा रही है। इलाके के लोगों ने मरकजी फोर्सेस से मदद की अपील की। कोकी अक्सरियती पहाड़ी इलाकों से 3 मई से फायरिंग का सिलसिला जारी है। दामन और दीगर मुतासरा इलाकों में रहने वाले तकरीबन 50,000 लोग बेघर हो चुके हैं और रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। मकामी लोगों ने बताया कि गांव की हिफाजत पर मामूर कई लोग मारे गए हैं और पहाड़ियों से बार बार जदीद तरीन बंदूकों, स्नाइपर्स और मोटर्स के इस्तेमाल से देहातियों का वापस आना नामुमकिन हो गया है। गाँव वालों का ये भी कहना है कि शरपसंद मवेशियों को भी मार कर ले गए हैं। गाय और दीगर जानवरों के कत्ल की भी वादी के मकीनों ने मुखालिफत की है। वो जानवरों से प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं और उनकी रिवायत और मजहब में कत्ल की इजाजत नहीं है। पद पर बैठे हो ना, अगर मणिपुर की हिंसा प्री प्लान है तो केंद्र सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय केंद्र में आपका है, मणिपुर के राज्यपाल आपके हैं, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो प्री प्लान किसने प्री प्लान किया? मणिपुर के हिंसा में चाइना का हाथ है। तो आपने चाइना को क्या सबक सीखा, आप बताइए। आपको इस्तीफा देना चाहिए। 40 दिन से वहां हिंसाचार चल रहा है, लोगों का पलायन चल रहा है, लोग अपना घर बार छोड़कर जिस तरह से छावनी में रह रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वहां के मुख्यमंत्री है। राहुल गांधी गए हैं, ये बड़ी बात है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? अमित शाह गए और एक मीटिंग लेकर चले गए। जो वहां के पीड़ित है, हाँ, उनके साथ उनके बच्चे, उनका दुख दर्द बांटने का कोशिश किसने किया नहीं है। तो अभी आपके जलन क्यों हो रही है? आप राहुल गांधी को जिस तरह से वहां समर्थन मिला है, उसके लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं। हाँ, एजेंडा की तरह आए हो गए। तो आपका एजेंडा क्या है? हिंसाचार को खत्म करना आपका एजेंडा नहीं था? लोगों से बात करना आपका एजेंडा नहीं था? प्रधानमंत्री अमेरिका चले गए, प्रधानमंत्री भोपाल चले जाते हैं, प्रधानमंत्री वहां से अपने जो राज्य के विरोधी है उसके ऊपर हमले करते हैं। लेकिन चाइना मणिपुर में घुस गया है, उसके ऊपर हमला नहीं कर रहे। वहां वो जो है वहां तो चुप बैठे। तो कौन सा एजेंडा? तो उस एजेंडे की बात मणिपुर के मुख्यमंत्री करना चाहिए। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। अगर यहाँ एक सरकार महाराष्ट्र में 3 साल पहले बनाने में थोड़ी देरी हो गई तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया, और वहां तो पूरी सरकार जल रही है, लोगों ने जला दी है।
वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कारकुन तीस्ता सितलवार को उबरी तहफ्फुज़ फराहम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के हुक्म पर 7 दिन के लिए रोक लगाकर सितलवार को उबरी तहफ्फुज़ फराहम किया। गुजरात हाईकोर्ट ने हफ्ता यानी 1 जुलाई को गुजरात फसादा से मुताल्लिक झूठे सबूत देने के मामले में तीस्ता की बाकायदा जमानत को मुस्तरद कर दिया था और उन्हें फौरी तौर पर सरेंडर करने को कहा था। तीस्ता ने गुजरात हाईकोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। जस्टिस BR गवाई की सरबराही में 3 जजों की बेंच ने हफ्ता यानी 1 जुलाई की रात तकरीबन 9:15 पर तीस्ता सितलवार की दरखास्त पर समाअत शुरू की। इसमें जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि एक शख्स को जमानत को चैलेंज करने के लिए 7 दिन का वक्त क्यों नहीं दिया जाना चाहिए जब वो इतने अरसे से बाहर है। तुषार मेहता ने कहा कि केस जिस तरह पेश किया गया उससे कहीं ज्यादा संगीन है। मेहता ने कहा कि SIT 2002 के गोधरा फसादात केस पर सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दी थी और जिसने वक्तन फौकतन रिपोर्टें दाखिल की थी। उस वक्त गवाहों ने SIT को बताया था कि तीस्ता ने उनके सामने बयान दिया था और उनकी तवज्जो एक खास पहलू पर थी जो झूठा पाया गया। उन्होंने कहा कि तीस्ता ने झूठे हलफनामे दाखिल किए। तीस्ता की तरफ से पेश होने वाले वकील CU सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके मौक्किल को सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 22 सितंबर को अबूरी जमानत दी थी। उन्होंने कहा कि तीस्ता ने जमानत की किसी भी शर्त की खिलाफ वर्जी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने मुशाहिदा किया कि तीस्ता 10 माह के लिए जमानत पर रिहा है। अदालत ने पूछा कि तीस्ता को हिरासत में लेने की उजलत क्या है। अदालत ने कहा कि अगर उबूरी तहफ्फुज़ दिया जाता है तो क्या आसमान गिर जाएगा। हाई कोर्ट ने जो किया हम हैरान थे, ये परेशान कुन उजलत क्या है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि तीस्ता ने जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने और उस वक्त के वज़ीर आला और मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इमेज को ख़राब करने और उन्हें जेल भेजने की कोशिश की। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान आज बिलासपुर के साइंस कॉलेज में एक जलसे आम से खिताब किया। इस जलसे आम में केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ हुकूमत करप्शन के लिए मशहूर हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस वालों ने रियासत को लूट लिया है। पहले दिल्ली का यही हाल था। दिल्ली को CNG घोटाले के नाम से जाना जाता था। भगवंत मान ने कहा कि मुल्क को सब कुछ मिला लेकिन हुकूमत चलाने वाले लीडर्स नहीं मिले। हमारे पास पैसा नहीं है, गुंडे नहीं है, ये झूठे वादे करते हैं और हम गारंटी देते हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा, छत्तीसगढ़ में बिजली इतनी महंगी है जबकि यहां पे बिजली बनती है। दिल्ली में बिजली बनती नहीं है। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है, मुफ्त। 0 बिजली का बिल आता है, सबका बिजली का बिल आता है, उस पर 0 लिखा होता है, 0। आपको यकीन नहीं होगा, चमत्कार है ये। बिजली का बिल 0 आता है, 24 घंटे बिजली आती है। छत्तीसगढ़ में बिजली नहीं आती, केवल बिजली का बिल आता है, मुझे पता चला। जब दिल्ली में मैंने बिजली फ्री करी, मोदी जी मेरे से इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा, आग बबला हो गए, आंखें लाल हो गई मोदी जी की। बोले केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। हाँ मोदी जी, मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं, मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं। आपके वाले तो सारे रेवड़ी लूट के ले जाते हैं, अपने घर भर रहे हैं सारी रेवड़ी से। मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं। दिल्ली में मैंने हर दिल्ली वाले के हाथ में 7 फ्री की रेवड़ी रख दी। 7 रेवड़ियां हर एक को दे दी। पहली रेवड़ी सबको फ्री बिजली दे दी, 24 घंटे बिजली दे रही। दूसरी रेवड़ी पूरी दिल्ली में शानदार स्कूल बना दिए, इतने अच्छे स्कूल, इतने अच्छे स्कूल। अब कैसे फ्री है? पैसे कहां से? 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया दिल्ली ने, क्योंकि IRS ऑफिसर हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं, पढ़े लिखे हैं, 4th पास नहीं है।
पढ़े लिखे हैं, इनको पता है पैसा कहां से लाना है, कहां खर्चना है। 2-3 पुल ऐसे थे ओवरब्रिज दिल्ली में जो 250-250, 300 करोड़ रुपए का अंदाजा था, पैसा इतना लगेगा। इन्होंने नए इंजीनियर लड़के बुलाए कि इसको दोबारा डिजाइन करो, वही पुल 150-150 करोड़ में बन गए। जितने 200-250 करोड़ रुपया बचा, पूरी दिल्ली को दवाई फ्री कर दी। भाई साहब, इसमें क्या हर्ज है? इसमें क्या हर्ज है? इसमें क्या किसी को आपत्ति होनी चाहिए? या तो कर्जे में डुबो के लोगों को सहूलत दो, फिर तो कहो कि नहीं सरकार नहीं चला रही, तो लोगों को खुश करें। और क्या कह रहे हैं हमारे माननीय मोदी जी? क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में? फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। ये बिजली फ्री, ये बसों में महिलाओं का सफर फ्री, ये इलाज फ्री, पढ़ाई फ्री, ये फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। भाई साहब, छोटी सी रेवड़ी होती है। अरे गरीबों को बिजली फ्री दे दी, उनका इलाज फ्री कर दिया, पढ़ाई फ्री कर दी, तो आपको बहुत दुख हो रहा है। मुझे ये बता दीजिए, फ्री की रेवड़ी वाली जो कह रहे हैं, उनसे ये पूछना कि हर आदमी के ओ हमारे वाली रेवड़ी मिल तो रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मामले में बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात में एनआईए और एटीएस ने रेड्स की। बिहार के पटना और दरभंगा में छापेमारी की गई। इतवार की सुबह 5 बजे टीम ने दोनों जगह एक साथ कार्रवाई की। ये रेड करीब 8 घंटे तक चली। यूपी के बरेली में भी मुख्तलिफ टीमों ने छापेमारी की। गुजरात की लोकेशन का पता नहीं चला है। दरभंगा में बहेरा पुलिस स्टेशन, हुदूद के गाजियाना गांव और छोटकी बाजार में टीम ने कार्रवाई की। दोनों गांव से टीम ने 5 नौजवानों को पूछताछ के लिए अपने साथ लिया है। 4 घंटे तक चली पूछताछ के बाद टीम ने सभी को छोड़ दिया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के हमलावरों की गिरफ्तारी के बाद इतवार को डीआईजी अजय कुमार साहनी ने इस वाक़े का खुलासा किया। मुलजिमीन ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो चंद्रशेखर की बयानबाजी से नाराज थे। उन्होंने 28 जून को अचानक हमले का प्लान बनाया। उसी दिन रेकी की और प्रोग्राम से निकलते ही चंद्रशेखर पर फायरिंग कर दी। उन्होंने कहा कि मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों की तश्कील दी गई थी। जात की गाड़ी पर हमला हुआ था, वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार थे। इसमें एसपी सहारनपुर द्वारा त्वरित तौर पर 5 टीमें बनाई गई थी। एसपी सिटी, एसपी देहात, सीओ देवबंद, स्वाट और सर्विलांस की ये टीमें लगातार काम कर रही थी और हर घंटे इनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी क्रम में ये तथ्य निकलकर सामने आया कि ये 4 लड़के हैं। एक विक्की जो कि हरियाणा का रहने वाला है, एक विक्की रणखंडी का रहने वाला है, एक प्रशांत है और एक लविश है। ये चारों लोग गाड़ी में सवार थे स्विफ्ट डिजायर में। गाड़ी विक्की विकास की थी जो कि हरियाणा का रहने वाला है। और इन्होंने पूछताछ में बताया कि पिछले कुछ महीनों से जो चंद्रशेखर आजाद द्वारा एनसीआर और दिल्ली में बयानबाजी की जा रही थी, उस बयानबाजी में काफी ऐसी चीजें थी इसको लेकर हम लोग में काफी नाराजगी थी। उल्टे सीधे जो बयान थे, इसलिए ये लोग आ रहे थे और टोल पर, रोहाना टोल पर इन्होंने देखा कि चंद्रशेखर का काफिला था। तत्काल इन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया और पीछा करते हुए इन्होंने देवबंद में जाकर उनकी गाड़ी पर फायर किया। कुल 3 राउंड फायरिंग के द्वारा की गई है, जो 315 बोर के तमंचे से की गई है। और इन अभियुक्तों में से कुछ का आपराधिक इतिहास पूर्व में 307 और लूट का रहा है। एक दो घटनाएं हैं जो प्रेस नोट में हमने मेंशन कर रखा है। ये लगातार काम करने के पश्चात इन चारों की गिरफ्तारी की गई, गाड़ी बरामद की गई, वेपन बरामद किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में डीजीपी महोदय द्वारा जो पुलिस टीम काम कर रही थी उसको 50,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। घटना का जल्दी से जल्दी इनके अनावरण करने के कारण इनकी गिरफ्तारी हरियाणा से की गई है। वहां यहाँ की टीम गई और वहां प्रॉपर थाने में एंट्री कराई गई है। एंट्री करा के इनकी गिरफ्तारी की गई, लाया गया इन्हें वहां से। और इसमें जो भी राजपत्रित अधिकारी लगे हुए हैं उन सभी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। जी, इनका आपराधिक इतिहास हमने मेंशन कर दिया है प्रेस नोट में 307 के, और कुछ अन्य मामले पूर्व में है, वो सारी चीजें हमने आप लोगों को मेंशन कर दी जी। इसमें गंगो कस्बे में फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने धारा 307 हत्या के प्रयास में मुकदमा। कंबोडिया के दारुल हुकूमत नोम पन्ना में मरम्मत के तहत एक नाइट क्लब में आग लगने से 6 अफराद हलाक हो गए।
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पुलिस तर्जुमान ने इतला दी। नौपटना शहर की पुलिस के तर्जुमान सैन सुख सेहिया ने बताया कि दारुल हुकूमत के टोल कोरक जिले के नाइट क्लब में मकामी वक्त के मुताबिक हफ्ते की शाम 5 बजे आग लगी। उन्होंने कहा कि आग में 4 मर्द और 2 खवातीन की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि आग लगने की वजह की तहकीकात की जा रही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के मुताबिक कंबोडिया में 2022 में जुनूब मगरबी एशियाई मुल्क में आग लगने के जुमला 454 हादसा रिकॉर्ड किए गए, जिनमें 42 अफराद हलाक और 55 दीगर जख्मी हो गए। यूनान के बहरिया रूम में गुज़िश्ता माह यूनानी कोस्ट गार्ड की मौजूदगी में एक समुद्री सानिहे में 600 एड्रियाना जहाज के पलटने से एड्रियाना जहाज के पलटने से 600 से ज्यादा तारकीन वतन डूब गए। कोस्ट गार्ड के अफसरान ने रेडार, टेलीफोन और रेडियो का इस्तेमाल करते हुए समुंदर से 13 घंटे तक देखा और सुना जब तारकीन वतन के जहाज एड्रीना बिजली से महरूम हो गया, यूनान के साहिल पर डूब गया। जहाज में सवार खौफजदा मुसाफिरों ने मदद के लिए पुकारा। जब इंसानी हमदर्दी के कारकुनों ने उन्हें यकीन दिलाया कि एक रेस्क्यू टीम आ रही है। फ्रांस के नेंतेरे में मंगल के रोज 17 साल के लड़के की पुलिस के हाथों मौत के बाद भड़के तशद्दुद जारी है। वहां के मेयर के घर पर हमला हुआ, इसमें उनकी बीवी संगीन रूप से जख्मी हो गई है। पुलिस ने हफ्ते और इतवार के दरमियानी रात सर्च ऑपरेशन चलाया और 719 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर तशद्दुद में शामिल होने का इल्जाम है। गिरफ्तार लोगों की तादाद करीब 1700 हो चुकी है। इतवार को होम मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि पुलिस ने हफ्ते की रात सर्च ऑपरेशन किया और इस दौरान 719 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तशद्दुद में काफी हद तक कमी आ चुकी है। हमने फैसला किया है कि जल्द से जल्द मुलजिमीन पर केसेस शुरू किए जाएंगे ताकि बाकी लोगों को सबक मिल सके। बयान में कहा गया कि मेयर विंसेंट जेनबर्न के घर पर कार घुसाकर हमला किया गया। इसमें उनकी बीवी संगीन रूप से जख्मी हुई है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उनके दोनों बच्चे भागने में कामयाब रहे। फ्रांस की इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुताबिक 40,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। अब तक 1700 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इतवार को एक दहशतगर्द हमले में कई फौजियों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल 4 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक हो चुकी है। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। इस साल के शुरुआती 6 महीनों में कुल मिलाकर बलूचिस्तान में फौज पर 16 हमले हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 37 फौजी मारे गए। हालांकि पाकिस्तानी फौज ने सिर्फ 19 फौजियों के मारे जाने की जानकारी दी है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने हफ्ते को ट्विटर पोस्ट पढ़ने की एक हद तय कर दी है। मस्क ने कहा कि वेरीफाइड यूजर अब एक दिन में सिर्फ 10,000 पोस्ट पढ़ सकेंगे, अनवेरीफाइड यूजर 1,000 पोस्ट, वहीं नए अनवेरीफाइड यूजर रोजाना सिर्फ 500 पोस्ट ही पढ़ पाएंगे। दरअसल हफ्ते को कई यूजर्स ने शिकायत की कि ट्विटर काम नहीं कर रहा है। वेबसाइट खोलते ही कांट रिट्रीव ट्वीट्स और यू आर रेट लिमिटेड का एरर मैसेज दिखाया जा रहा था। इसके बाद रात में एलन मस्क ने ट्विटर के इस्तेमाल को महदूद करने का ऐलान किया। सबसे पहले ट्वीट में मस्क ने कहा कि डेटा स्क्रैपिंग और सिस्टम मैनिपुलेशन से बचने के लिए ट्विटर पर आर्जी तौर से एक लिमिट लगाई गई है। इससे पहले जुमे को बिना लॉगिन के ट्वीट देखने वाले लोगों को ब्लॉक कर दिया गया था। यानी फिलहाल जिन लोगों का ट्विटर पर अकाउंट नहीं है या जो लोग ट्विटर में लॉगिन किए बिना ट्वीट पढ़ लिया करते थे, अब उन्हें अब ट्वीट नहीं देख पाएंगे। यूजर्स को पहले ट्विटर पर लॉगिन करना होगा। एलन मस्क ने इस कदम को आर्जी बताया है। एलन मस्क ने मार्क जुकरबर्ग को इस महीने ट्वीट कर केज फाइट के लिए चुनौती दी थी। ये पहले तो मजाक लग रहा था, लेकिन दुनिया भर में इस पर आए रद्दअमल को देखते हुए लगता है कि इस मैच का होना अब लगभग तय है। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के प्रेसिडेंट डाना वाइट बताते हैं कि जुकरबर्ग का उन्हें यह जानने के लिए मैसेज आया था कि क्या ये मस्क सच में फाइट करना चाहते हैं। डाना ने जब इसकी तस्दीक की तो जवाब में जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, मुझे लोकेशन भेजे, तभी से फाइट करवाने के लिए डाना, मस्क और जुकरबर्ग ऑर्गेनाइजर से सलाह ले रहे हैं। वहीं मस्क के वालिदैन इस फाइट से खुश नहीं है। मस्क की मां ने कहा कि उन्होंने इस पर ट्वीट कहा और कहा कि इस फाइट को बढ़ावा देने से फायदा नहीं होगा। ये बताया जा रहा है कि ये फाइट या तो लास वेगास में होगी या फिर इसके लिए कोई और मुकाम तय किया जाएगा।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।